क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन दिया है कि क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलीन सूचक का रंग होता है। बताना है लाल, पीला, रंगहीन या फिर कोई नहीं। आंसर हो जाएगा लाल। जो क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलीन का सूचक का रंग लाल होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है। मैथिल ऑरेंज का जो रंग होता है, ऑरेंज का, पीला, नीला, ऑरेंज या कोई नहीं, तो ये पीला रंग होता है। क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग पीला होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिटकरी या पोटास एलम किस प्रकार का लवण है। फिटकरी या पोटास एलम ये किस प्रकार का लवण है। लवण, द्विक लवण, खाद्य लवण या कोई नहीं, तो ये द्विक लवण है। कैसा लवण है ये? द्विक लवण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। क्वेश्चन दिया है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है। दुर्बल अम्लीय, क्षारीय, प्रबल अम्लीय या फिर कोई नहीं, तो ये दुर्बल अम्लीय होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन होता है ये कैसा होता है? दुर्बल अम्लीय। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की जो कुल संख्या है 7, 8, 9, 15, तो ये 7 होती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, या फिर तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की क्या होती है? तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक प्राउड, न्यूलैंड, मोजले या फिर मेंडलीफ। ये मोजले हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं मोजले। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या फिर रासायनिक क्रियाशीलता। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? ये है परमाणु क्रमांक, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ धन विद्युतीय लक्षण बढ़ते हैं, या फिर आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता या आधात्मिक लक्षण। आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? बताना है। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 2, 8, 10 या 18, ये 2 होती है। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता रहता है या धात्विकता। आंसर हो जाएगा किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर उसका जो घनत्व है ये घटता रहता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तत्व परवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं कौन? नॉर्मल, प्रारूपिक, संक्रमण या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी तत्व क्या हैं? ये परवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है
किसी तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है? किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है? एफ, एम जी, एन ई या फिर के? तो एम जी की जो विद्युत धनात्मकता है ये क्या है? सबसे अधिक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के पिता हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, लेमार्क, रेविरेनस या फिर कोई नहीं? तो जंतु विज्ञान के पिता है अरस्तु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जंतु इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जंतु इतिहास यानी हिस्टोरिया एनिमेलियम, इस पुस्तक के लेखक बताना है। लेमार्क, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन या फिर कोई नहीं? तो ये अरस्तु की पुस्तक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवों के आचरण का अध्ययन करते हैं? जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? इथोलॉजी, साइटोलॉजी, आनुवंशिकी या फिर कार्यकी? जीव विज्ञान की इथोलॉजी शाखा के अंतर्गत, इसके इथोलॉजी शाखा के अंतर्गत जीवों के आचरण का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करती है? बताना है। एंटमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या उड्डयनिकी? आंसर है ऑर्निथोलॉजी। जीव विज्ञान की ऑर्निथोलॉजी शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मछलियों के अध्ययन को हेल्मिन्थोलॉजी, इक्थियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी या कोई नहीं? मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सरीसृपों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, ओकियोलॉजी या कोई नहीं? बताना है। सरीसृपों के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशम उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एपीकल्चर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशम उद्योग को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन सारे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है, रेशम उद्योग को कहते हैं ये सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एपीकल्चर? तो रेशम उद्योग को सेरीकल्चर कहते हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। आपको इस वीडियो में कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिल जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता का नाम बताना है आपको। किसने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी? अरस्तु, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे या फिर क्रिक? तो ये जो विलियम हार्वे हैं, इन्होंने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है? वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है? चेचक, पोलियो, कैंसर व एड्स या फिर सभी? ये सभी बीमारियां वायरस से उत्पन्न होती हैं। चेचक, पोलियो, कैंसर व एड्स, ये सभी किससे उत्पन्न होती है? वायरस से, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलर्क रोग, हाइड्रोफोबिया, ये किसके कारण होता है? एक जीवाणु, एक वायरस, एक कवक या फिर एक प्रोटोजोआ? इसका आंसर है एक वायरस। जो अलर्क रोग होता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, यह एक वायरस के कारण होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन क्या होता है? जीवाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन या वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन, कवक से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन या फिर सभी? तो जो इंटरफेरॉन होता है
ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन बराबर क्या होगा? जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। आंसर है वायरस। न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन बराबर क्या होगा? वायरस। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो एग्जाम के लिए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।